लोग इस लेक्चर में लेके आए हैं क्लास 10 के हिंदी का जो टॉप 40 एमबीबीएस लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर चल रहा था उसका पार्ट 2। क्योंकि इससे पहले 10 क्वेश्चन को डील कर चुके हैं लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर जो 2 मार्क्स में पूछा जाता है। कौन 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह क्वेश्चन लेके आए क्लास 10 की हिंदी मैट्रिक एग्जाम बिहार बोर्ड के लिए है, याद रखना सब्जेक्टिव जिसको क्वेश्चन कहा जाता है। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं क्योंकि आपको 10 क्वेश्चन दे रखे हैं तो 10 क्वेश्चन हम पहले छोड़ देंगे। उसका लेक्चर कहाँ देख सकते हैं? टेलीग्राम पर देख सकते हैं या आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट इसका बनाया गया या इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। 11 नंबर जो क्वेश्चन आपको सामने इस प्रकार से, संतु मछली लेकर क्यों भागा? जो संतु था वो मछली लेकर क्यों भागता है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। और यह क्वेश्चन बीएससी के 2018 के एग्जाम में पूछ भी रखा। तो संतु मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा ताकि मछली जिंदा होकर बड़ी हो जाए। देखिए बचपन में हम लोग क्या सोचते थे, मछली जब घर पे आता था तो उसको बोतल में लाकर डाल देते थे और उसको जाकर रोज देखते थे। एगो मछली डालते थे और जाकर रोज निहारते थे, अरे इसको बच्चा दिया कि नहीं, बढ़ा कि नहीं, देखते थे ना। तो बचपन का बात था। तो ठीक उसी प्रकार से संतु क्या सोचा कि अगर संतु अगर मछली लेकर आकर वहां पे कुआं में डाल देंगे तो कुआं में बहुत बड़ा हो जाएगा वो। ठीक है, और हम लोग भी ऐसे सोचते थे, कुआं पहले था तो कुआं में मछली डालते थे और सोचते थे, जाकर देखते थे कुआं में जाकर देखते थे मछली है कि नहीं। तो उसी प्रकार से संतु मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा ताकि मछली जिंदा होकर बड़ी हो जाए। ठीक है, समझ गए। ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानता है? जज मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा मोटिवेशन अपनी माँ को मानते हैं। जो भी कर रहे हैं वो अपनी माँ की बदौलत कर रहे हैं। यानी कि बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानते हैं, क्यों मानते थे, यह क्वेश्चन कर रहा है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, तो समझने का प्रयास कीजिए। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा यानी कि माँ को मानते थे। अम्मा मतलब माँ होता है। ठीक है, तो बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे क्योंकि जब कभी वे नाच देखती थी, जब भी कभी वो नाच देखती थी तो बिरजू महाराज पूछते थे कि गलत तो नहीं कर रहा हो। मतलब यानी कि मैं गलत तो नहीं। जब भी बिरजू महाराज क्या थे, वो नृतज्ञ थे, वो डांस करते थे यानी कि नृत्य करते थे। ठीक है, तो वो क्या, जब भी वो डांस करते थे तो उनके माँ से पूछती थी बिरजू महाराज कि क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो माँ कहती थी कि नहीं बेटा, उन्हीं की तुम तस्वीर हो, उन्हीं की तुम तस्वीर हो। यानी कि उनकी पापा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उनकी पापा की बात करते हैं। यह जरूर ध्यान रखना कि वहां पे उन्हीं का तुम तस्वीर हो, यानी कि उनकी पिताजी, उनकी फादर का तुम तस्वीर हो। जैसे वो नृत्य करते थे तुम भी वैसा ही करते हो। ठीक है, तो वही कहते हैं कि नहीं बेटा, उन्हीं का तुम तस्वीर हो। ठीक है, बैठते उठते बोलते नृत्य करने का सारा कुछ पिता का ही है। यानी कि उनकी माँ कहती थी कि तुम बैठते हो, तुम बोलते हो, तुम उठते हो, तुम नृत्य करते हो, सारा के सारा कुछ अपने पिता की जैसा है, पिता की ही है। इस प्रकार बिरजू महाराज की माँ बराबर जज के रूप में निर्णय देकर बेटे को प्रोत्साहित करती थी। यानी कि अपने बेटे को उत्साहित करती थी, मोटिवेशन करती थी। ठीक है, कि ऐसे करो बेटा, वैसे करो बेटा। ठीक है, तो यह था बिरजू महाराज का सबसे बड़ा जज माँ के क्यों मानती थी, यह बात यहाँ पे कहा गया है। यह जरूर ध्यान में रखना इस बात को। तो देखो मैं फिर से एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे क्योंकि जब कभी भी वे नाच देखती थी तो बिरजू महाराज पूछते थे कि गलत तो नहीं कर रहा हूँ। माँ कहती थी नहीं बेटा, तुम उसी का तस्वीर हो, उन्हीं का तस्वीर हो। यानी कि अपने पिताजी का बात करते, बैठते उठते बोलते नृत्य करते सारा कुछ पिता का ही है। इस प्रकार बिरजू महाराज बराबर जज के रूप में निर्णय लेकर बेटे को प्रोत्साहन करती थी। और ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में देखने को मिला। बगल में बैकग्राउंड आ रहा है, बैकग्राउंड में जो आवाज आ रहा है इसके लिए सॉरी, हाथ जोड़ के सॉरी कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा बगल में पानी गिर रहा है, इस वजह से सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है, सीता को अपने घर में घुटन क्यों महसूस होता था? देखिए जो सीता थी वो पहले बहुत दुखी थी और साथ में उसके घर का कोई भी व्यवस्था सही नहीं था।
इस वजह से वो क्या करती थी, अपने घर में ही घुटन महसूस करती थी। कितना आदमी देखिएगा अपने घर में रहकर पागल सा हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसको फ्रीडम नहीं मिल पाता है। कितना आदमी को चाहिए फ्रीडम, घूमना फिरना उसको चाहिए, लेकिन सीता जो थी अपने घर में ही घुटन महसूस करती थी। घुटन मतलब उबाऊ महसूस करती थी, ठीक है। देखिए सीता 3 बेटी की एक बूढ़ी विधवा माँ थी। देखिए यहाँ पे समझिए, सीता थी वो 3 बेटों की एक बूढ़ी माँ थी, बूढ़ी विधवा। पहले बात, सीता के पास उसकी पति नहीं था, यानी कि विधवा मतलब उसकी पति मर चुका हो, वही बात है। तो सीता 3 बेटों की एक बूढ़ी विधवा माँ थी। उसके तीनों बेटे माँ के खाने को लेकर आपस में झगड़ते थे। यानी कि होता क्या है, जिस माँ की 3-4 बेटा होता है, तो जब बूढ़ा हो जाती है तो होता क्या था, कभी बोलता था इधर खाओ, कभी उधर खाओ, कभी इधर खाओ, मतलब तीनों चारों भाई में झगड़ा होता था, डेली झगड़ा होता था खाने के लेकर, माँ को खाने को लेकर। तो ये कहता है सीता 3 बेटों की एक बूढ़ी विधवा माँ है, उसके 3 बेटों माँ के खाने को लेकर आपस में झगड़ते रहते थे या झगड़ते रहते हैं, ठीक है। उसी उसी बहू भी, जो उसकी बहू है, मतलब वो जो उसकी क्या बोलते हैं बहू, यानी कि उसके बेटा के जो पत्नी लोग हैं, तो उसकी बहू भी आपस में झगड़ती थी, क्योंकि इधर खाओ उधर खाओ, चाहे ऐसे करो वैसे करो, आपस में झगड़ती थी। इसलिए वह अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी। यानी कि आप ही बताओ, जब माँ को खाने के लिए, आप ही बताओ, आपके जो पिताजी हैं और आप 3 भाई हो, जब तीनों भाई का शादी हो जाएगा तो अपनी माँ को ही खाना खिलाने के लिए झगड़ोगे कि वहां पे खाओ, आज यहाँ पे खाओ, ये खाओ वो खाओ, मतलब झगड़ोगे आपस में माँ को लेकर, तो कितना बुरा लगेगा। इसी वजह से सीता को अपने घर में ही घुटन महसूस करती थी। याद रखना, सीता 3 बेटे का एक बूढ़ी विधवा माँ थी, उसके 3 बेटे माँ को खाने को लेकर आपस में झगड़ते थे। इसकी बहू भी आपस में झगड़ती थी, इसी वजह से घुटन महसूस करती थी अपने घर में। सिंपल डिफिनीशन है। हो सकता है यह डिफिनीशन अपने तौर तरीका से लिख सकते हो, क्योंकि हिंदी है, हिंदी में इधर उधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें अपने तरीका से भी लिख सकते हो। बस बेस यही होना चाहिए, क्योंकि झगड़ा की वजह से घुटन महसूस करती थी, ठीक है। आधार यही होना चाहिए कि झगड़ा, लेकिन कैसे हुआ झगड़ा यह डिपेंड नहीं करता, लेकिन झगड़ा का बात जरूर आना चाहिए उसमें, ठीक है। यह क्वेश्चन 2014, 2017, 2018, 2019 के एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। केकेजी स्टडी सर्च कीजिए, आपको टेलीग्राम पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन में देने का प्रयास करेंगे। साथ में आप पीडीएफ नोट्स भी ले सकते हैं, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे 14 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, मंगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने की पहल क्यों की? देखिए सबसे पहला बात, मंगम्मा जो थी, उसकी बहू मंगम्मा जो थी एक बूढ़ी माँ थी, आपको पता है, ठीक है। उसकी एक बेटा था और इसकी एक बहू थी, जिससे वो झगड़ा चलता था। लेकिन उसकी बहू ने झगड़ा क्यों निपटाना चाहती थी? जो उसके बीच जो विवाद था, झगड़ा था, विवाद जानते हैं ना, विवाद झगड़ा झंझट, तो विवाद को निपटाने यानी कि उसको सुलझाने के लिए क्यों चाहती थी? तो क्यों चाहती थी? तो रंगप्पा उसकी सास से कहीं धन हड़प न ले, क्योंकि रंगप्पा उसके साथ रहती थी, तो वह सोचता था, मतलब वो आकर मतलब ठगता उगता था। तो रंगप्पा उसकी सास, यानी कि किसकी सास, यानी कि उसकी बहू का सास, कौन बहू, कौन, तो यहाँ पे मंगम्मा से उसकी धन हड़प न ले, कौन, रंगप्पा उसकी सास, किसकी सास, मंगम्मा की बहू कह रही है, ठीक है। तो रंगम्मा उसकी सास से कहीं धन हड़प न ले, यही सोच से बहू ने विवाद निपटाने में पहल की, ठीक है। पहल की, उस पर मतलब बात चलाई कि विवाद हम लोग निपटाते हैं और हम लोग एक साथ ही रहते हैं। क्यों? उसका धन का लालच था उसके बीच, क्योंकि दूसरा कोई धन इससे ले ना ले, इसी वजह से झगड़ा को निपटाने के लिए, विवाद को निपटाने के लिए पहल की। तो समझ गए, ये क्वेश्चन 19 और 18 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर जो क्वेश्चन है, आप माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? जो मंगू थी, मंगू वो एक प्रकार की पागल टाइप की थी, ठीक है। तो माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? तो देखिए क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती, देखिए माँ अस्पताल की व्यवस्था से मन ही मन कांप जाती थी। देखिए अस्पताल की जो व्यवस्था था उसको देखकर उसकी माँ, कौन, आप मंगू की माँ कांप जाती थी, अंदर ही अंदर उसका मन जो कांप डोलता था, कांप जाती थी। वही कहता है कि माँ अस्पताल की व्यवस्था से, माँ जो उसके मन है,
मन ही मन कांप जाती थी। उसकी व्यवस्था देखकर, उसकी अरेंज देखकर कांप जाती थी। वह अस्पताल को अपंग अपंग जानवरों की गौशाला के रूप में समझती थी। यानी कि वहां पे इतना अपंग मतलब आदमी था, इसलिए गौशाला के रूप में, अपंग जानवरों का गौशाला जो होता है, जानवर जो होता है उसके रूप में वो समझती थी। मंगू बिस्तर पर क्या पैखाना पेशाब करती थी। यानी कि प्रॉब्लम था कि वह पागल थी और वो ये थी, ठीक है, अपंग थी। इस वजह से क्या थी, वो बिस्तर पे ही पैखाना भी और पेशाब भी कर देती थी। तो उसकी माँ जो थी भाई, तो माँ जी को लगता था कि अस्पताल के बिस्तर भीगने पर कौन उसको कपड़ा और बिस्तर बदलेगा। सबसे पहला उसका प्रॉब्लम था, अगर पेशाब कर दी या पैखाना कर दी तो उसके बिस्तर कौन बदलेगा, अस्पताल में उसका बिस्तर कौन बदलेगा, इस पर सोचती थी। इसी वजह से वो डरती थी। माँ जी के मन में इसी तरह की विभिन्न प्रकार के सवाल, प्रश्न उठा करते थे, यह सवाल उठते थे, ठीक है। इन्हीं कारण से मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। सबसे पहला उनका डर था कि वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छा नहीं था। उनका व्यवस्था जो अस्पताल का जो व्यवस्था था, उसको देखकर माँ की जो मन में जो कांप उठता था, मतलब हृदय दहल उठता था, मन ही मन कांप उठता था। उसका हृदय जो था मन ही मन कांप जाती थी। वह अस्पताल को अपंग जानवरों की गौशाला के रूप में समझती थी। मंगू बिस्तर पर पैखाना पेशाब करती थी। माँ जी को लगता था कि अस्पताल में बिस्तर भीगने पर कौन उसके कपड़े एवं बिस्तर बदलेगा। ये सबसे बड़ा सवाल था कि उनके बिस्तर जब भीग जाएगा तो कौन बदलेगा। माँ जी के मन में इसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के सवाल मन में उठा करता था। इसी कारण से मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने से नहीं चाहती थी। सिंपल क्वेश्चन यह 20 और 18 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात के लिए उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, kkg.com पे जाइए, वहां पे आपको क्वेश्चन बैंक का भी पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में आप बहुत सारा चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो kkgclasses.com सर्च करने का प्रयास कीजिएगा। kkgclasses.com देखिए यहाँ पे, क्योंकि मेरा 10th और 12th के क्लासेस दोनों चलता है, केकेजी स्टडी, केकेजी क्लासेस, ठीक है। यहाँ पे 16 नंबर जो क्वेश्चन है, कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन अनुदेश की जिक्र करते हैं और क्यों। देखिए, कवि को जो लगता है, यानी कि कविता को समाप्त करते, यानी कि एंड करते हुए कवि अपने किन अनुदेश को जिक्र करता है, यानी कि किन जो अनुदेश है उनका जिक्र करते हैं। देखिए, एक वृक्ष की हत्या, एक कविता है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि कुंवर नारायण कविता का समापन करते हुए अपने उन अनुदेशों का जिक्र करता है या जिक्र करते हैं कि आप नादिर शाही लुटेरा की तरह लोग वनों को समाप्त कर रहे हैं। जो वन है, जो हमारा जंगल है, उसको किसकी तरह, नादिर शाही लुटेरे की तरह, एक बहुत बड़ा लुटेरा था, उसका नाम लेकर बताते हैं। नादिर शाही लुटेरे की तरह लोगों वनों को समापन कर रहे हैं, जिससे हर घर, देश, प्राकृतिक, यहाँ पे पर्यावरण और मनुष्य की विनाश की आशंका है। इसी आशंका को लेकर वह अनुदेश करते हैं समापन करते समय कि अगर वृक्ष काट रहे हो, इससे घाटा क्या है, हर घर, हर शहर में, यहाँ पे हर देश, प्राकृतिक, वहां पे पर्यावरण और मनुष्य की विनाश की आशंका है। इस वजह से आप क्या करो, जो पेड़ का है कटाई पर रोको और साथ में अपने बड़े पर जरूर एक पेड़ लगाए। हर बड़े पर अपना एक पेड़ लगाए, जिससे आप पेड़ दोस्तों से भी लगवाए, ठीक है, उससे बड़ा कोई नहीं। और जाकर अपना एक पोस्ट करे, उस पर देखो कितना लाइक आता है। अपने बर्थडे पर एक पेड़ लगाकर उसको पोस्ट करो ना, तो ना जाने हैप्पी बर्थडे कहने से नहीं होता। अपने बर्थडे जो है, उस बर्थडे पर एक पेड़ लगाओ और उस पेड़ को एक फोटो खींचो और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करो। लोग उसका सराहना करेंगे, उसको लाइक करेंगे। तो आप इतना जरूर करोगे, मेरा आशा है। तो 16 नंबर जो क्वेश्चन है, कविता का समापन करते हुए कवि ने अपने किन अनुदेशों का जिक्र करते हैं। याद रखना, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि कुंवर नारायण कविता को समापन करते हुए अपने उन अनुदेशों का जिक्र करते हैं कि यहाँ पे नादिर शाही लुटेरा की तरह लोग वनों का समापन कर रहे हैं, जिससे घर, शहर, देश, प्राकृतिक, पर्यावरण और मनुष्य की यहाँ पे विनाश की आशंका है।
तो इसको बचाना है तो पेड़ की कटाई पर रोक लगाना पड़ेगा भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी कौन थी, उसकी उसकी परिस्थिति यानी कि उसकी आप ये पारिवारिक परिस्थिति का चित्रण प्रस्तुत करें। यानी कि लक्ष्मी कौन है और उसके परिवार के जो परिस्थिति है, उसकी स्थिति है, उसका चित्रण करें। चित्रण मतलब यहाँ पे चित्र नहीं बनाना है, ठीक है, उसके बारे में प्रस्तुत करना है ये क्या है। ठीक है, तो लक्ष्मी कौन है, उसकी पारिवारिक परिस्थिति की चित्रण करना है, यहाँ पे प्रस्तुत करना है। देखिए, लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा है। ढहते विश्वास जो कहानी है उसकी प्रमुख पात्रा है, तो याद रखिएगा, लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा है। उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता है। उसका जो पति लक्ष्मण है वो कोलकाता में नौकरी करता है। पति द्वारा प्राप्त राशि से उसका घर नहीं चलता। जो पति जो प्राप्त आता है, कमाकर राशि जो लाता है, उससे घर उसका नहीं चल पाता है। घर का राशन हुआ, बहुत सारा बातें, घर में बहुत सारा खर्च होता है जिससे उसका नहीं चल पाता था। तो वह तहसीलदार के घर का काम कर किसी तरह जीवन यापन कर लेती है। यानी कि वह भी काम करती है। कौन? लक्ष्मी। उसके पति जो कोलकाता में नौकरी करते हैं लक्ष्मण, उससे जो सैलरी मिलता है उससे उसका घर परिवार नहीं चल पाता है। इसी वजह से वह तहसीलदार साहब के घर का काम करके किसी तरह से जीवन यापन कर लेती है। ठीक है, अपने पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया एक बीघा खेत है जो उसके लक्ष्मण है, उसके पूर्वज, उसके दादा हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, उसके परदादा हो सकते हैं, उसके पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया 1 बीघा जमीन है। किसी तरह लक्ष्मी की पति थी लक्ष्मण। ठीक है, तो उसके लक्ष्मी ने उसी को या उसमें खेती करवाई है। किसमें? 1 बीघा खेत में। तो किसी तरह लक्ष्मी ने उसमें खेती करवाई है। वर्षा नहीं होने से क्या अंकुरन जल गए? जो अंकुर क्या हुआ? जल गए। तो कहीं कहीं धान सूख गए। इसी कारण से लक्ष्मी की परिस्थिति दयनीय थी, क्योंकि जब जो खेत में जो धान लगाई थी, बेचारा वर्षा नहीं हुआ, इस वजह से जल गया। कहीं कहीं हुआ तो वो भी जल गया। इस वजह से उसका दयनीय स्थिति था। तो सिंपल बात है, यहाँ पे क्या कहा कि लक्ष्मी ढहते विश्वास की मुख्य पात्रा है। मुख्य पात्रा है, पात्रा मतलब मुख्य पात्रा मतलब समझिए क्या होता है। यह जो होता है कहानी की जो इर्द गिर्द में घूमता है। कहानी इर्द गिर्द में किसके घूम रहा है? तो ढहते विश्वास के प्रमुख पात्र, उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता है। पति द्वारा प्राप्त राशि से उसका घर नहीं चलता। इसी वजह से तो वह अपने तहसीलदार के घर काम करके किसी तरह अपना जीवन यापन करती थी। पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया 1 बीघा खेत है। किसी तरह लक्ष्मी ने उसमें खेती करवाई है। वर्षा न होने से अंकुर जल गए और कहीं कहीं धान सूख गए। इसी कारण से उसकी परिस्थिति दयनीय है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 18 नंबर से क्वेश्चन है। इससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 18 नंबर से क्वेश्चन है, आप एक कवि में जो कविता में क का आप जो क का विवरण स्पष्ट करें। जो क है उसका विवरण स्पष्ट करना है। कविता के आरंभ में बच्चा क लिखने का प्रयास करता है। बस ये सबसे बच्चा पहले क्या लिखता है? क। ठीक है, क लिखता है, क्योंकि हिंदी पढ़ रहा है। ऐसा मत करना कि एबीसीडी लिखता है, क्योंकि हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी का सबसे पहला अक्षर क होता है। याद रखना, कविता के आरंभ में बच्चा क लिखने का प्रयास करता है। उसके लिए कॉपी में चौखट बनाए गए हैं। चौखट बनाए, समझ रहे हैं, जिसको हम लोग चौथाई बोलते हैं, उसको चौखट बोलते हैं बच्चे की भाषा में। चौखट बनाए गए हैं। फिर भी क अक्षर क्या होता है? क अक्षर चौखट से बाहर उतर जाता है। यानी कि समझिए, यानी कि कॉपी देखिए है, कॉपी में लाइन बनाया रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से लाइन। फिर भी क लिखते समय चौखट से बाहर आ जाता है, यानी कि वह लाइन से बाहर आ जाता है, क्योंकि बच्चा पहले क लिखना शुरू करता है। तो क ऐसे लिखता है, ऐसे लिखता है, ऐसे लिखता है, ऐसे लिखता है, मतलब किस प्रकार से लिखता है। तो वही कहता है कि कविता का आरंभ में बच्चा क लिखने का प्रयास करता है। उसके लिए कॉपी में चौखट बनाए गए हैं। फिर भी क अक्षर चौखट से क्या होता है? बाहर उतर जाता है, बाहर उतर जाता है। ऐसा लगता है कि क से कबूतर फुदक कर बाहर आ गया, यानी कि क से कबूतर फुदक कर बाहर आ गया, मतलब ऐसा लगता है। ये थोड़ा प्रकार हंसी प्रकार का क्वेश्चन है, याद रखना।
तो कविता के प्रारंभ में बच्चा क लिखने का प्रयास करता है, जिसमें हर कॉपी में चौखट बनाए जाते हैं। फिर भी क लिखने में बच्चा क्या करता है, वो चौखट से अक्षर को बाहर निकाल देता है, बाहर निकल जाता है। ऐसा लगता है कि क से कबूतर फुदक कर बाहर आ गया हो। तो क का विस्तरण समझ के बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये 2016 के एग्जाम में देखने को मिला था। ये 19 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आना चाहते हैं, यानी कि आने की बात करते हैं। देखिए कवि ने बंगाल में लौट कर आने की फिर क्यों बात करते हैं। देखिए कवि समझिएगा, जीवानंद दास, क्या जीवानंदन दास, जो कवि जीवानंदन दास है, तो कवि जीवानंदन दास अपनी कविता लौट कर आऊंगा फिर में, एक कविता का नाम है लौट कर आऊंगा फिर, मैं लौट कर आऊंगा फिर में कहते हैं, क्या कहते हैं, कवि जीवानंदन दास अपनी कविता लौट कर आऊंगा फिर में कहते हैं कि मैं एक दिन ऐसा बंगाल में लौट कर आना चाहता हूं जहां धान के खेतों के बीच नदी बह रही हो और चारों तरफ हरियाली हो। यानी कि ऐसे बंगाल में आना चाहते हैं जहां पे धान के खेत में एक गंगा बहती हो, पानी बहता हो और साथ में पूरी तरह चारों तरफ हरियाली छाई हो। वैसे बंगाल में आना चाहते हैं कौन, यहाँ पे जीवानंदन दास। तो समझ गए कि कवि जीवानंदन दास अपनी कविता लौट कर आऊंगा फिर में कहते हैं कि मैं एक दिन ऐसे बंगाल में लौट कर आना चाहता हूं कि धान के खेत में, यानी कि धान के खेत बीच नदी बह रही हो और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो, उसमें आना चाहते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि केकेजी स्टडी पर 10th का ही क्लासेस चलता है, डेली क्लासेस चलता है 7 बजे शाम को नाइट में। तो आप क्लासेस ज्वाइन करने का प्रयास कीजिए, साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए केकेजी स्टडी सर्च करके, ठीक है, ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बहुत फायदा है। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, शहनाई शब्द का उत्पत्ति किस प्रकार हुआ है। जो शहनाई शब्द है, देखिए शहनाई जो बारात में बजाया जाता है, आज तो गाली गलौज किया जाता है, बारात जो आप जो दुहारी जयमाला होता है उस टाइम क्या करते हैं, सब कोई गाली गलौज करता है, औरत लोग क्या करती है, सबको गाली देती है। लेकिन नहीं, पहले के जमाने में शहनाई बजाई जाती थी। शहनाई जब जयमाला हो उस समय शहनाई बजाई जाती थी। शहनाई सुनिएगा, बहुत प्यारा लगता है शहनाई सुनने में। तो शहनाई शब्द अरबी के दो शब्द शाह और नय से मिलकर बना है। जो शहनाई शब्द है वो अरबी शब्द है, अरबी के दो शब्द शाह और नय से मिलकर बना है। शाह का अर्थ राजा और नय का अर्थ फूंकी कर बजाने वाला यंत्र है, यानी कि शाह के मतलब राजा, शाह के मतलब राजा, और फूंक, यहाँ पे ने का अर्थ होता है फूंक कर बजाने वाला, फूंक कर बजाने वाला यंत्र, डिवाइस, युक्ति, ठीक है, यंत्र। इस प्रकार शहनाई की उत्पत्ति शाहने से हुई है, शाहने से हुई है। सिंपल क्वेश्चन है कि शहनाई शब्द अरबी दो शब्दों से मिलकर बना है, शाह और ने से मिलकर बना है, ठीक है। शहनाई का अर्थ मतलब शाह का अर्थ राजा और ने का अर्थ फूंक कर बजाने वाला यंत्र। इस तरह शहनाई की उत्पत्ति शाहने से हुई है। सिंपल क्वेश्चन है। तो वीडियो कैसा लगा, देखिए बैकग्राउंड में थोड़ा मोड़ा आवाज आते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है पढ़ाई में बगल में क्या हो रहा है उस पर ध्यान नहीं, हम क्या पढ़ा रहे हैं इस पर ध्यान रखो, ठीक है। तो इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, क्योंकि हम प्रयास करते हैं कि हल्ला ना हो, सबको मना करने के बाद क्लास लेते हैं, क्योंकि स्टूडियो के बगल में और बहुत आदमी रहते हैं इस वजह से, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।